हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं घूर्णी गति के समीकरण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपको घूर्णी गति के समीकरण को अच्छे से समझना है तो आपको जो रैखिक गति में जो आपने 3 समीकरण पढ़े थे, रैखिक गति में 3 समीकरण पढ़े थे अपने। पहला क्या था आपका v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण क्या था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था आपका दूसरा समीकरण। और तीसरा समीकरण क्या था आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपके थे 3 समीकरण रैखिक गति में। ओके, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यह जो समीकरण थे वो केवल तभी अप्लाई होते हैं जब आपका त्वरण कैसा हो, नियत हो। जब आपका त्वरण कैसा हो, नियत हो, अर्थात a जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि त्वरण का मान नियत होना चाहिए। ओके, ये नियम आपके केवल तभी अप्लाई होते हैं। उसी प्रकार से रैखिक गति में जिस प्रकार से 3 समीकरण होते हैं, उसी प्रकार से घूर्णी गति में भी 3 समीकरण होते हैं, जिन्हें हम घूर्णी गति के समीकरण कहते हैं। पहला क्या हो जाएगा, देखिए पहले समीकरण में v बराबर u प्लस ए टी में v का मतलब है वेग, u का भी मतलब है वेग, a का मतलब है त्वरण और t का मतलब है समय। ओके, तो देखिए जो रैखिक गति में आपका v रहता है वो घूर्णी गति में क्या बन जाता है आपका, वो घूर्णी गति में क्या बन जाता है आपका ओमेगा बन जाता है। क्या बन जाता है आपका ओमेगा बन जाता है। जो आपका a रहता है अर्थात त्वरण रहता है वो क्या बन जाता है आपका अल्फा अर्थात कोणीय त्वरण बन जाता है। जो आपका s रहता है वो रैखिक गति में रहता है विस्थापन, और यहाँ क्या बन जाता है कोणीय विस्थापन अर्थात थीटा। ओके, देखिए u भी वेग है, v भी वेग है, लेकिन देखो अंतर क्या है, u जो है वो है प्रारंभिक वेग। ओके, तो यदि मैं प्रारंभिक वेग के लिए देखूं आपका, यदि मैं प्रारंभिक वेग u मानता हूं तो उसे मैं घूर्णी गति में क्या मानूंगा, ओमेगा नॉट मानूंगा। क्या मानूंगा, ओमेगा नॉट। क्यों, ओमेगा नॉट का मतलब होता है प्रारंभिक कोणीय वेग, प्रारंभिक वेग तो प्रारंभिक कोणीय वेग। देखिए रैखिक गति में क्या था v बराबर u प्लस ए टी, तो घूर्णी गति में कितना हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए v के स्थान पे ओमेगा इज इक्वल टू u के स्थान पे ओमेगा नॉट प्लस a के स्थान पे आपका अल्फा, तो बना देते हैं हम आपका अल्फा। और टाइम तो चाहे रैखिक गति की बात करें घूर्णी गति की बात करें, टाइम आपका वही रहेगा। तो पहला समीकरण क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसे घूर्णी गति के लिए s के स्थान पे हमें क्या लिखना रहता है, थीटा, तो कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू u के स्थान पे हमें क्या लिखना है ओमेगा नॉट घूर्णी गति में। फिर क्या आता है आपका t, तो t टाइम तो टाइम रहेगा प्लस हाफ, ये आ गया आपका 1/2। a के स्थान पे क्या लिखना है आपको अल्फा, a के स्थान पे क्या लिखना है आपको अल्फा, और t के स्थान पे t रहेगा t स्क्वायर। तो सेकंड समीकरण क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। यदि मैं तीसरे समीकरण की बात करूं तो वो क्या बन जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर कितना है आपका, यदि मैं बात करूं v के स्थान पे क्या लेना है हमें ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू u के स्थान पे क्या लेना है ओमेगा नॉट, तो कितना हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2, a के स्थान पे हमें क्या लेना है घूर्णी गति में अल्फा, तो ये आ गया आपका अल्फा। ओके, और s के स्थान पे हमें क्या लेना है थीटा। तो ये हो गए आपके 3 समीकरण, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ये हो गए आपके घूर्णी गति के तीनों समीकरण। और इसे यदि आपको बेहतर तरीके से याद रखना है, समझना है, तो आप इनका सहारा ले सकते हैं। जिस प्रकार से ये तीनों नियम केवल तब अप्लाई होते हैं जब त्वरण नियत रहता है, उसी प्रकार से ये आपके तीनों समीकरण भी केवल तभी अप्लाई होते हैं जब आपका कोणीय त्वरण नियत रहता है। क्या नियत रहता है आपका, कोणीय त्वरण नियत रहता है। ओके, तो ये नियम आपको कब अप्लाई करना है, जब आपका कोणीय त्वरण नियत होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो घूर्णी गति के तीनों समीकरण है इनका हम प्रूफ देखेंगे बाय इंटीग्रेशन मेथड।
बाय समाकलन विधि। समाकलन विधि के द्वारा हम घूर्णी गति के तीनों समीकरण के क्या देखेंगे, अब हम प्रूफ देखेंगे। देखिए जो आपका पहला समीकरण है वो क्या है आपका, जो आपका पहला समीकरण है वो क्या है आपका, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। इसका क्या देखने वाले हैं, अब हम प्रूफ देखने वाले हैं। देखिए क्या देखेंगे हम, आपका प्रूफ। देखिए हम सभी जानते हैं जो आपका अल्फा होता है वो कितना होता है आपका, डी ओमेगा बाय डी टी होता है आपका। अल्फा क्या होता है यहाँ आपका, कोणीय त्वरण। अल्फा क्या होता है, कोणीय त्वरण। और ओमेगा का मतलब क्या होता है आपका, कोणीय विस्थापन। ओमेगा का मतलब क्या होता है आपका, कोणीय विस्थापन। और टी का मतलब क्या होता है आपका, समय। तो एक प्रकार से देखें तो कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन बटा कुल समय। देखिए डी ओमेगा बाई डी टी का मतलब क्या होता है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन टी के सापेक्ष, टी टेंड्स टू समय। इसका अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष। उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, कोणीय त्वरण, जो कि वास्तव में होती भी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस अल्फा के स्थान में इस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ आपका, डी ओमेगा बाय डी टी लिख सकता हूँ। अब देखिए अब मैं डी टी को इस साइड में भेज देता हूं, तो अल्फा इंटू डी टी हो जाएगा। जब मैं डी टी को इस साइड में भेजूंगा तो अल्फा इंटू डी टी, और इधर क्या आ जाएगा आपका, डी ओमेगा आ जाएगा। ओके, अब देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों पक्षों का समाकलन, यहाँ भी समाकलन कर लेता हूँ और यहाँ भी क्या कर लेता हूँ आपका, समाकलन कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए अब हमें क्या लगाना है, लिमिट्स इस प्रकार से लगाते हैं। देखिए डी के बाद में जो रहता है उसकी हम लिमिट्स लगाते हैं। आपकी डी के बाद जो रहता है उसकी लिमिट्स लगाते हैं। यहाँ डी के बाद क्या है, ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा की लिमिट्स लगेगी। यहाँ डी के बाद क्या है आपका, टी है, तो यहाँ किसकी लिमिट लगेगी, आपकी टी की लिमिट्स लगेगी। अब देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। हाँ, जैसे कि ये क्या है आपका, एक वृत्तीय मार्ग है और यहाँ पर कोई कण है। अब यदि मैं टाइम बराबर 0 मान, टाइम बराबर 0 मतलब वह समय होता है जब आपकी वस्तु रुकी हुई रहती है, तब जो भी आपका ओमेगा रहेगा वो मैं मान लेता हूं कितना है आपका, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट मतलब प्रारंभिक वेग। ऑब्वियस सी बात है, जब आप रुके रहेंगे ऐसे इस वृत्ताकार मार्ग में, तो आपका जो भी वेग होगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रारंभिक कोणीय वेग। अर्थात जब टाइम बराबर 0 होगा तब आपका ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा नॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओमेगा नॉट बन जाएगा। अब मैं मान लेता हूं टाइम बराबर टी पर वो यहाँ पर पहुंच गया, मतलब टी समय बाद वो यहाँ पर पहुंच गया। तो मैं मान लेता हूं टी समय बाद जो उसका ओमेगा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के बराबर हो जाएगा। मतलब जब समय बराबर 0 था तब उसका जो भी वेग था उसका प्रारंभिक कोणीय वेग था, तो टाइम बराबर 0 पर ओमेगा नॉट के बराबर। अब जैसे टी समय बाद मतलब टाइम बराबर टी पर उसका जो भी कोणीय वेग है वो मैंने मान लिया कितना है, ओमेगा है। ओके, तो यहाँ डी के बाद टी है, तो जब आपका टाइम 0 था, जब आपका टाइम 0 था तो आपका ओमेगा क्या था, आपका ओमेगा नॉट था। क्या था आपका, ओमेगा नॉट था। अब जब टाइम टी हुआ, मतलब जब टाइम टी हुआ तब आपका ओमेगा कितना हो गया, फाइनली ओमेगा हो गया। तो ये हो लग गई लिमिट्स। किस प्रकार से लगाया हमने, जब टाइम बराबर 0 था तब ओमेगा था, ओमेगा नॉट, और जब टाइम बराबर टी हुआ तो आपका ओमेगा ही बन गया। और इस प्रकार हमने कर दिए। ओके, अब देखिए कुछ बात आती है यहाँ पर। अब हमें केवल समाकलन करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए समाकलन के भीतर कभी भी कौन सा टर्म नहीं रहती। देखिए जो अल्फा है वो क्या है, कोणीय त्वरण, और जो आपके गति के तीनों समीकरण है वो केवल तभी अप्लाई होते हैं जब अल्फा क्या हो, नियत हो, क्योंकि कोणीय त्वरण नियत होगा तब ये तीनों समीकरण का उपयोग कर सकते हैं किसी भी मैथ्स में या किसी भी न्यूमेरिकल्स में, अन्यथा नहीं कर सकते। मतलब अल्फा क्या है आपका, यहाँ नियत है आपका, तो बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बन जाएगा, 0 to t dt इज इक्वल टू डी ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ओके, अल्फा नियत था तो इसे हमने बाहर ले लिए। देखिए dx का जो आपका समाकलन होता है वो कितना होता है, x। dy का समाकलन कितना होता है आपका, y। उसी प्रकार से dt का समाकलन कितना हो जाएगा आपका, t हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, t, और लिमिट्स जैसे की वैसी। dt का समाकलन कितना हो जाएगा आपका, t, और लिमिट जैसे की वैसी। उसी प्रकार से डी ओमेगा का समाकलन कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा,
और लिमिट्स आपकी जैसे की वैसी, ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ओके, अब देखिए लिमिट्स रखेंगे, अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, उसके बाद यहां भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी प्रकार से रखते हैं। पहले ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। t माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका, t ही हो जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अब माइनस के ओमेगा नॉट को मैं इस साइड में ला देता हूं, तो अल्फा इंटू टी, ये माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा। इसे यदि अच्छे से लिखे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। और यही है आपका घूर्णी गति का प्रथम समीकरण, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओके, इसे करने के लिए हमें कुछ नहीं किया, अल्फा बराबर इतना होता है, dt को इधर भेज दिए, समाकलन कर दिए, फिर लिमिट्स लगा लिए, सॉल्व किए तो आपका आंसर आसानी से आ गया। अब हम बात करेंगे आपके सेकंड, जो आपका घूर्णी गति का दूसरा समीकरण है उसके प्रूफ के बारे में। जो आपकी घूर्णी गति थी उसका जो आपका दूसरा समीकरण था, क्या था आपका दूसरा समीकरण, उसका हम क्या करेंगे अब डेरिवेशन अर्थात प्रूफ करेंगे। देखते किस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो हम लिखते हैं आपका दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है आपका, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यह आपका घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण। अब देखते कैसे। हम सभी जानते हैं जो आपका ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है, डी थीटा बाय डी टी। किसके बराबर होता है, डी थीटा बाय डी टी के बराबर होता है। अब देखिए कैसे, जब आपका ओमेगा रहता है वो क्या रहता है आपका कोणीय वेग, वो क्या रहता है आपका कोणीय वेग। जो थीटा होता है उसका मतलब क्या होता है आपका कोणीय विस्थापन। थीटा का मतलब क्या होता है आपका कोणीय विस्थापन। थीटा का मतलब क्या होता है कोणीय विस्थापन, और इस टी का मतलब क्या होता है आपका समय। अब देखिए डी थीटा बाय डी टी का मतलब क्या है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष। और वास्तव में कोणीय वेग यही तो होता है, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। और यहां से इस परिभाषा को देखें तो वो भी यही कह रहा है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष। मतलब हम यहां से कोणीय वेग को डी थीटा बाय डी टी के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने लिख दिया आपका ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी। अब क्या कर देता हूं मैं, इस डी टी को यहां पर भेज देता हूं, तो कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। अब देखिए अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी है गति के प्रथम समीकरण से, घूर्णी गति के प्रथम समीकरण से, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। यही पढ़े हैं कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, गति का प्रथम समीकरण है, घूर्णी गति का प्रथम समीकरण ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। हमने क्या किया, बस घूर्णी गति के प्रथम समीकरण से ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी रख दी, बाकी कुछ नहीं किया है। ओके, अब देखिए अब क्या कर लेते हैं हम, इस dt का हम इंटू करा देते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू डी टी प्लस अल्फा इंटू टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। हो गया, dt का मैंने इंटू कर दिया, ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा इंटू टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। अब मैं क्या कर देता हूँ, समाकलन कर देता हूँ, ये वाले पक्ष का भी समाकलन कर देता हूँ, ओमेगा नॉट इंटू डी टी प्लस अल्फा टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। इस पक्ष का भी समाकलन कर दिया मैंने, और आपके इस पक्ष का भी क्या कर दिया मैंने, समाकलन कर दिया। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। अब बात आती है लिमिट्स की। देखिए लिमिट हम किस प्रकार से रखते हैं, लिमिट रखने से पहले और एक काम कर लेना चाहिए। देखिए यदि समाकलन के भीतर जो राशियां रहती है योग के रूप में रहती है, तो उनका अलग अलग समाकलन करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ समाकलन के भीतर दो राशि है, ओमेगा नॉट डी टी अल्फा टी डी टी, और ये योग के रूप में तो हम इनका अलग अलग समाकलन करेंगे। मतलब पहला समाकलन आएगा आपका इस प्रकार से, समाकलन ऑफ ओमेगा नॉट डी टी प्लस समाकलन ऑफ अल्फा इंटू टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। इस प्रकार से होगा, दो राशि योग के रूप में थी तो उनका हमने अलग अलग समाकलन कर लिए, तो हो गया ओमेगा नॉट इंटू डी टी
प्लस समाकलन ऑफ अल्फा टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। अब देखिए लिमिट्स किस प्रकार रहते हैं, डी के बाद में जो लिखा रहता है उसकी लिमिट्स लिखते हैं, डी के बाद जो लिखा रहता है उसकी लिमिट्स लगाते हैं। ओके, डी के बाद जो लिखा रहता है उसकी लिमिट्स लगाते हैं। तो यहाँ पर टी की लिमिट्स रहेगी, यहाँ पर भी टी और यहाँ पर थीटा की लिमिट्स। अब देखिए, हाँ ये मैं मान लेता आपका क्या है, वृत्ति मार्ग है। अब देखिए यहाँ आपका जो भी कण है, यहाँ मैं मान लेता हूँ एक कण है, जब टाइम बराबर 0 रहेगा तो आपका थीटा कितना रहेगा, आपका 0 डिग्री रहेगा। क्यों, देखिए टाइम बराबर 0 मतलब कण रुका हुआ है। अब बताओ जब कण रुका हुआ है अपने स्थान पे तो क्या वो कोई कोण का निर्माण करेगा, क्या वो ये वाली जो रेखा रहेगी इससे कुछ कोण का निर्माण करेगा, बिल्कुल नहीं। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कोण, थीटा का मतलब पता है क्या होता है कि ये वाली रेखा के साथ बनने वाला कोण कितना है वो आपका थीटा बताता है। अब बताओ टाइम बराबर 0 मतलब जब कण ऐसा रुका रहेगा तो बताओ ये इस रेखा से कितना कोण बनाएगा, ऑब्वियस बात है 0 डिग्री। इसलिए मैंने लिखा जब टाइम बराबर 0 है तब थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। अब मैं मान लेता हूँ टाइम बराबर टी पर, मतलब जब आपका कण यहाँ पर पहुंच गया, टाइम बराबर टी पर जो आपका थीटा है वो कितना हो जाएगा। थीटा क्या होता है वास्तव में, इसके साथ जो भी एंगल रहता है। अब ये यहाँ पर पहुंच गया है तो इसे यदि मैं यहाँ से मिलाऊं तो बताइए ये वाली लाइन इसके साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो जब टाइम बराबर टी था तब आपका थीटा बराबर कितना हो गया, आपका थीटा हो गया, ऐसा मैंने मान लिया। जब टाइम बराबर 0 था तब थीटा आपका 0 डिग्री था। जब टाइम बराबर टी हुआ तो आपका थीटा भी कितना हो गया, थीटा। मतलब जब टाइम बराबर 0 था, जब टाइम बराबर 0 था तब आपका थीटा भी कितना था, 0 था। जब टाइम बराबर टी हुआ, जब टाइम बराबर टी हुआ तब आपका थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया। हमने किस प्रकार किए, टी की लिमिट्स हमने यहाँ क्यों लगाया, थीटा क्यों लगाया, क्योंकि डी के बाद टी था तो टी की लिमिट्स आनी थी, डी के बाद टी था इसलिए टी की लिमिट्स आनी थी, थीटा के डी के बाद थीटा था इसलिए हमने थीटा की लिमिट्स लगाए और किस प्रकार लगाए वो भी हम सीख चुके हैं। अब देखिए अब तो बहुत ही आसान हो गया। ओके, देखिए ओमेगा नॉट ये भी कैसा है, कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है, कांस्टेंट। अब ऐसा क्यों है, देखो ओमेगा नॉट का मतलब क्या होता है, आपका प्रारंभिक वेग। देखिए जब आपने चलना स्टार्ट किया तो आपका जो भी वेग रहेगा वो प्रारंभिक वेग रहेगा, अर्थात टाइम बराबर 0 वो समय रहता है जब आप चलना बस स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो उसमें आपका जो भी वेग है वो ही आपका प्रारंभिक वेग कहलाता है। अब देखिए जो आपका प्रारंभिक वेग रहता है वो तो एक प्रकार से देखे तो कांस्टेंट टर्म रहता है। जब आप जैसे चलना स्टार्ट करने वाले होते हैं तो आपका जो वेग रहता है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। मतलब ये जो आपका ओमेगा नॉट रहेगा वो कैसा है, कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाती है, आपकी बाहर आ जाती है समाकलन से। इसलिए मैंने ओमेगा नॉट को क्या ले लिया, आपका बाहर ले लिया। क्या ले लिया मैंने, ओमेगा नॉट को बाहर ले लिया और अंदर क्या बच जाएगा, 0 to t लिमिट्स बच जाएगी और dt बच जाएगा। प्लस उसी प्रकार से अल्फा, आप सभी जानते हैं अल्फा क्या है, वो तो कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये द्वितीय नियमित केवल तभी अप्लाई होता है जब आपका अल्फा क्या हो, कांस्टेंट हो। और कांस्टेंट टर्म को हम समाकलन से क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो इस बार मैं अल्फा को क्या ले लूंगा, आपका बाहर ले लूंगा। ओके, लिमिट्स आ जाएगी 0 to t dt इज इक्वल टू आपका जो डी थीटा है वो कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेकर थीटा तक आएगा। कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेकर थीटा तक। ओमेगा नॉट कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, अंदर dt बचा। अल्फा कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, अंदर t बचा। डी थीटा जैसा का वैसा। अब देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं मिटाने वाला हूं। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ओमेगा नॉट जैसा का वैसा। ओके, अब देखिए dt का समाकलन क्या होता है, आपका t, dx का x, dy का y, dt का कितना हो जाएगा, आपका t हो जाएगा। dt का कितना हो जाएगा, आपका t हो जाएगा। और लिमिट्स कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 to t तक। प्लस अल्फा जैसा का वैसा। अब देखो जैसे कि आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है t की पावर n, dt का फॉर्मूला कितना होता है आपका t n+1 डिवाइड बाय n+1। ये होता है आपका t की पावर n, dt का समाकलन होता है t की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। अब देखिए यहाँ पर n के स्थान पे क्या है, आपका 1 है। तो इस n के स्थान पे क्या है, आपका 1 है। यहाँ भी आपका 1 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 1 आ जाएगा। फाइनली 1+1 2 डिवाइड बाय 1+1 2। तो आपका t dt का समाकलन कितना हो जाएगा, आपका t²/2। कितना हो जाएगा, आपका t²/2 हो जाएगा। और आपकी लिमिट्स कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से लेकर
टी तक आ जाएगी। लिमिट्स कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से लेकर टी तक। आप सभी जानते हैं डी थीटा का समाकलन कितना होता है, थीटा। तो यहां आ जाएगा आपका थीटा, कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से लेकर थीटा तक। ओके, हमने इसका समाकलन कैसे किए, इस फॉर्मूले की सहायता से, टी की पावर एन डी टी के फॉर्मूले की सहायता से हमने टी डी टी का समाकलन कितना कर लिए, t²/2 कर लिए। अब देखिए हमें क्या रखना है, केवल लिमिट्स रखे। देखिए ओमेगा नॉट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अल्फा जैसा का वैसा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी प्रकार से रखते हैं यहां भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या किया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए ओमेगा नॉट टी माइनस 0 टी प्लस अल्फा, ये t²/2 जैसा का वैसा, माइनस 0² का मान कितना होता है आपका, 0²/2। देखो 0 का स्क्वायर 0, 0/2, 0/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 इज इक्वल टू, यहाँ कितना बच जाएगा, थीटा माइनस 0 कितना होता है आपका, थीटा होता है, थीटा माइनस की 0 कितना होता है आपका, थीटा होता है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसे बस आ ही चुका है आंसर आपका, तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, ओमेगा नॉट टी कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा नॉट टी ये जैसा का वैसा प्लस अल्फा t²/2 माइनस 0 कितना होता है आपका, t²/2 ही होता है, ये होता है t²/2 माइनस 0, t²/2 ही होता है, इज इक्वल टू थीटा। कितना हो जाएगा यहाँ, थीटा जैसा का वैसा। तो फाइनली आपका थीटा क्या निकल जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 अल्फा t²। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था आपका, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा t²। इसके लिए हमने क्या की, कुछ नहीं किए, बस ओमेगा का फॉर्मूला लगाए डी थीटा बाई डी टी, डी को इधर भेजे, फिर गति के प्रथम समीकरण से ओमेगा का मान रखे, अलग अलग उसका समाकलन किए, लिमिट्स रखे, लिमिट्स को सॉल्व किया और आपका आंसर आसानी से आ गया। अब हम बात करेंगे घूर्णी गति के थर्ड और लास्ट समीकरण के बारे में, और उसके प्रूफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गति का तृतीय समीकरण। आपका जो गति का घूर्णी गति का तृतीय समीकरण है वो क्या है आपका, वो है आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2a नहीं 2 अल्फा इंटू थीटा। यही आपका घूर्णी गति का तृतीय समीकरण, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। हम सभी जानते हैं गति का द्वितीय घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण अभी अभी हमने क्या किया, आपका प्रूफ किए है। वो कितना होता है आपका, जो आपका घूर्णी गति का जो आपका तृतीय समीकरण होता है वो कितना होता है आपका, थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ कर रहे हैं कितना होता है आपका, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू t²। यही होता है आपका गति का द्वितीय समीकरण। ये क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेशन, मतलब घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण ये है, अभी हमने प्रूफ किए। अब देखिए हम सभी गति के घूर्णी गति के प्रथम समीकरण से जानते हैं ओमेगा बराबर कितना होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। कितना होता है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। अब यहां से टी की वैल्यू निकाले, कितनी आ जाएगी, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय अल्फा इज इक्वल टू टी। कितना आ जाएगा आपका, ओमेगा, मैंने इस ओमेगा नॉट को इधर डाले तो माइनस ओमेगा नॉट, और इस अल्फा को मैंने इस साइड भेजा तो अपॉन में अल्फा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, ये किससे लिखा हूं मैंने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेटिंग मोशन, किससे, रोटेटिंग मोशन से लिखा है ये वाला मैंने। ओके, तो यहां से टी की वैल्यू कितना है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा। इस टी की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो देखिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा नॉट टी। टी की वैल्यू कितनी है आपकी,
ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय एल्फा। बस टी की मैंने क्या किया हो, वैल्यू पुट किया हो, प्लस 1/2 एल्फा। टी के स्थान पे मुझे उसी वाली वैल्यू पुट करना है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय एल्फा। टी का क्या करना था, स्क्वायर, तो मैंने ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन एल्फा का स्क्वायर कर दिया। बस मैंने क्या किया हो, आपके टी की वैल्यू को बस पुट किया हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेटिंग मोशन से। अब देखिए सॉल्व कर लेते, बस इसे हमें सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट का इंटू करा देते, ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय एल्फा, प्लस ये 1/2 एल्फा जैसा का वैसा। अब देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय एल्फा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय एल्फा का स्क्वायर, यही होता है इसका मतलब। इस पूरे का स्क्वायर है, मतलब इसका भी स्क्वायर है और आपका इसका भी स्क्वायर है। अब देखिए एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, यहाँ 2 अल्फा थे तो एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, तो फाइनली थीटा कितना बचेगा आपका, ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय एल्फा, प्लस यहाँ कितना बचेगा आपका, ओमेगा नॉट सॉरी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये 2 और ये अल्फा जैसा का वैसा। क्या किया हमने, कुछ नहीं किए, एक अल्फा से यहाँ 2 अल्फा थे, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, एक अल्फा बचा, इस एक अल्फा को गुणा हमने 2 से कर दिए, तो कितना बच गया 2 अल्फा और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर जैसा का वैसा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू यहाँ कितना बच जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय एल्फा, ये जैसा का वैसा लिख दिया मैंने। प्लस इसे मैं खोल देता हूं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपकी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a के स्थान पे ओमेगा है, b के स्थान पे ओमेगा नॉट है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, नीचे हो जाएगा आपका 2 अल्फा, ऊपर कितना आ जाएगा, a के स्थान पे क्या है आपका ओमेगा है तो ओमेगा का स्क्वायर, धन b के स्थान पे क्या आपका ओमेगा नॉट है तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर, तो लिख दिया हमने ओमेगा नॉट का स्क्वायर। फिर क्या आता है माइनस, तो माइनस, फिर आता है 2 तो लिख दिए 2, फिर आता है a b मतलब कि ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट, ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट। हमने क्या किए, बस इस सर्व समीकरण की सहायता से इसको हमने खोले, बाकी कुछ नहीं किए। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इसे और थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। ओके देखिए अब हम कैसे करते हैं, दोनों का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। ओके तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, अल्फा और 2 अल्फा का एलसीएम आ जाएगा आपका 2 अल्फा, और यदि हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देते तो यहाँ आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा माइनस 2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट। मैंने क्या किया, इन दोनों का क्या ले लिया, मैंने एलसीएम ले लिया, और जैसे मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो अल्फा 2 अल्फा का एलसीएम कितना आ जाता है, 2 अल्फा आता है। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, इस अल्फा का भाग मैंने इस 2 अल्फा में दिया, तो 2 अल्फा अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, कितना आ जाएगा 2, और इस 2 का गुणा मैंने करा दिया यहाँ पर, इसलिए 2 ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा माइनस, यहाँ पे ओमेगा नॉट का स्क्वायर था, मैंने 2 का इंटू कर दिया तो माइनस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस। अब देखिए अब क्या करो, इस 2 अल्फा का भाग इस 2 अल्फा में दो, इस 2 अल्फा का भाग 2 अल्फा में दो, कितना बचेगा 1, इसलिए मैंने इस 1 का इंटू करा दिया यहाँ पर, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा नॉट। इस प्रकार से एलसीएम लिया जाता है। ओके, इसे आपने 10th क्लास तक आज बहुत आसानी से सीख चुका होगा। ओके, तो यहां से हम क्या कर देते हैं, ये जो आपका 2 अल्फा है इसे मैं भेज देता हूँ यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू थीटा, ये 2 अल्फा था, इस साइड भेजूंगा तो किस में आ जाएगा, भाग में था, इस साइड भेजूंगा तो गुणा में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 अल्फा इंटू थीटा। देखिए ये प्लस का 2 ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा है, ये माइनस का 2 ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट है, तो इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका ओमेगा स्क्वायर, ये जैसा का वैसा। अब देखिए माइनस 2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस का ओमेगा नॉट का स्क्वायर, क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, क्या बच जाएगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब देखिए
ये माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर को मैं इधर ला लेता हूं, तो क्या बन जाएगा आपका प्लस का ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओके, मैंने माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर को जब इस साइड में लाया तो क्या बन गया प्लस का ओमेगा नॉट स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा जैसा का वैसा। अब देखिए क्या हो जाएगा आगे। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसे अच्छे से लिख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। और यही क्या है आपका घूर्णी गति का तृतीय समीकरण। इस प्रकार हमने प्रूफ किया। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, बस द्वितीय समीकरण का उपयोग किया हमने, जो भी था आपका लिख लिए। फिर गति के प्रथम समीकरण से हमने क्या किए, टी का मान निकाले और उसे द्वितीय समीकरण में पुट कर दिए। उसके बाद केवल सॉल्व किया और आपका आसानी से प्रूफ हो गया। ओके, तो आज के इस वीडियो में घूर्णी गति के समीकरण क्या होते हैं, ये किस प्रकार से रैखिक गति से संबंधित है और इसके प्रूफ को देखा तीनों समीकरण से। पहले में अल्फा का उपयोग करना है और dt को उधर भेज देना है, समाकलन कर देना है, लिमिट्स लगा देना है, काम खत्म। दूसरे में क्या करना है आपको थीटा का लगाना है, सॉरी ओमेगा का लगाना है आपका डी थीटा बाई dt को इधर भेज देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, गति के प्रथम समीकरण से ओमेगा का मान निकालना है, रखना है। आप फिर क्या कर देना है, समाकलन कर देना है, लिमिट्स के अंदर सॉल्व कर देना है, आपका सेकंड भी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। थर्ड में क्या करना है, गति का आपको द्वितीय समीकरण लेना है, गति के प्रथम समीकरण से टी का मान रखना है, सॉल्व करना है और आपसे आसानी से घूर्णी गति का तृतीय समीकरण भी प्रूफ हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।